ओके, इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर के बाद बस ये आखिरी टॉपिक थे एसी के। एसी कंप्लीट हुआ। एसी के बाद नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8। भाई लास्ट ईयर तक इसका बोर्ड्स में 3 मार्क्स का वेटेज था। होपफुली इस साल से थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाए शायद, लेकिन लास्ट ईयर तक ये सिर्फ 3 मार्क्स का वेटेज हुआ करता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले समझ लो इस चैप्टर में आपको करनी क्या क्या चीजें। छोटा सा टॉपिक है असल में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरी एक ब्रांच है फिजिक्स की। उसमें से ना बीच बीच में से कुछ टॉपिक्स उठाकर ये चैप्टर बना दिया। तो आपको जरा सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कौन सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तो देखो इसमें आप पढ़ोगे, अब तक हमने पढ़ा था अप टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन in Faraday's law. We have studied तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फेरेडे लॉ में हमने पढ़ा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई फेरेडेज लॉ यही तो था कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। करंट आएगा, करंट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमने पढ़ा था, ब्लॉक मार दूंगा बता रहा हूँ। क्यों मेरी रिकॉर्डिंग खराब करवाता है पूरी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर is minus of d phi b over dt। ये हम पढ़ चुके थे फेरेडेज लॉ में। दिस इज फेरेडेज लॉ। तो फेरेडेज लॉ कहता है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। दिस इज फेरेडेज। फेरेडेज लॉ के बाद द नेक्स्ट इज, ये हम कर चुके थे, ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक कर लिया था कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अरे कोई नहीं, बस ख्याल रखा करो थोड़ा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब क्या इसका उल्टा ट्रू है? इस चैप्टर में हम इनवर्स पढ़ेंगे। दैट मींस चेंजिंग मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड आई। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड will generate magnetic field। उल्टा पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ये इस चैप्टर में आपको स्टडी करनी। एक चीज और स्टडी करनी,
मतलब इसी के थ्रू ना आपको एक नए टाइप की वेव पढ़नी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इतना लिखो, फिर मैं सिखाता हूँ कि नेक्स्ट क्या है इस चैप्टर में आपका ही। तो अब तक आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, अब आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो सारी थ्योरी ऐसे ही बिल्डअप करेंगे। फिर अब कर दूं सब? नो सर। नो सर। अब कर दूं, लिख लिया? लास्ट वाली लाइन। लास्ट ही तो काम की है। सो अब तक हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब से पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। एक तो ये मोटिव है इस चैप्टर में। एक काम और है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वेव्स के बारे में आप कुछ जानते हैं? इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। कितने टाइप की वेव सुनी है आपने, जरा बताइए। निशान 3 मार्क्स का, लास्ट ईयर तक 3 मार्क्स का था, इस साल तो बढ़ जाएगा क्योंकि वेटेज कम, सिलेबस कम हुआ है ना, तो उसका वेटेज। हाँ, मुझे बताओगे जरा साउंड वेव। कितने टाइप की वेव्स आपने सुनी है? 2। 2। कौन कौन सी हैं 2 टाइप्स ऑफ वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव और लैटिट्यूड। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल तो टाइप ऑफ वेव मोशन होते हैं, टाइप ऑफ वेव नहीं है। 2 तरह की वेव्स होती हैं, एक होती है मैकेनिकल और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सुनो, ये 2 तरह की वेव्स होती हैं। आपने क्लास 11th में 2 तरह की वेव्स पढ़ी, एक मैकेनिकल वेव और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वो वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। मैकेनिकल वेव नीड मीडियम टू ट्रैवल, प्रोपोगेट, मूव करने के लिए मीडियम चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, they don't need medium to propagate। अच्छा, जरा एग्जाम्पल बता दो, एक मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल बता दो। कोई नहीं बताएगा? लाइट। ओके, साउंड। भाई मैकेनिकल वेव लाइट वेव थोड़ी ना है, लाइट तो वैक्यूम से जा सकती है। इसका एग्जाम्पल है साउंड। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, लाइट वेव नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल बताओ जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। साउंड वेव, वो लाइट वेव। लाइट। लाइट। एक और एग्जाम्पल बताओ, एक और एग्जाम्पल बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लाइट वेव। अरे एक और बता दो लाइट वेव के अलावा। रेडियो वेव, रेडियो। माइक्रोवेव, सही बताया इसने। एक्स रेज, इंफ्रारेड, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। अब सुनिए, आप जो पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में, आप ये पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई कैसे, फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट कैसे आया। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस चैप्टर। ये मोटिव आपको समझाएगा कि सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में आया कैसे। तो जरा कहानी सुनो, इसी कहानी को हम मैथमेटिकली पढ़ेंगे। ये जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, इसका एक एक पॉइंट के लिए आप इक्वेशंस और थ्योरीज लिखेंगे। तो जिस टाइम पर ये चैप्टर, इस टाइम की बात हो रही है, अर्ली 18th सेंचुरी, उस वक्त तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कुछ नहीं था।
सिर्फ मैकेनिकल वेव्स होती थी. सो लाइट वेव्स वर assumed टू बी मैकेनिकल. तो उस टाइम पर ये माना जाता था कि लाइट वेव्स भी मैकेनिकल वेव, जो बिल्कुल गलत था. क्यों गलत है? लाइट वेव्स को मैकेनिकल वेव क्यों नहीं ले सकते? तुमसे जब पूछता हूं तो अभी तो जनरल फिजिक्स है यार, अभी तो बता सकते हो. जब इक्वेशन शुरू होंगे तो चुप हो जाना, फिर मैं बताऊंगा. अभी तो बता सकते हो. लाइट वेव्स अगर मैं कह दूं मैकेनिकल वेव है तो परेशानी क्या है? तो परेशानी नहीं है, रट्टा ही तो लगाना है. हाँ, लाइट वेव को मीडियम की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैकेनिकल है तो मीडियम की जरूरत होगी. अब अगर आपने कह दिया लाइट वेव मैकेनिकल है, मीन लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम चाहिए. सन से लेकर अर्थ तक कोई मीडियम है? नो सर. नहीं है. तो क्या सन से लेकर अर्थ तक लाइट को आना चाहिए अगर वो मैकेनिकल है? तो क्या लगता है? नहीं नहीं. ट्रैवल कर सकता है, लाइट भी नहीं करती, लेकिन लाइट कर रही थी. प्रॉब्लम है थ्योरी में भी. जो आदमी ये कह रहा है लाइट मैकेनिकल है और ये भी कह रहा है सन से लेकर तक लाइट आ रही है विदाउट एनी मीडियम, तो थ्योरी में परेशानी है ना. Yes, sir. प्रॉब्लम के लिए देखो क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते थे. अब वो जो प्रॉब्लम थी, सबको पता था कि लाइट सन से लेकर अर्थ तक आ रही है और सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं. तो क्या किया, एक हाइपोथेटिकल मीडियम का कॉन्सेप्ट लिया गया, ईथर. a hypothetical medium known as ether believed to be exist everywhere. तो देखो, एक गलत चीज को सही साबित करने के लिए एक और गलती. उन्होंने कहा, सबने कहा कि एक ईथर जैसा एक फ्लूइड है, हाइपोथेटिकल फ्लूइड, जो हर जगह एग्जिस्ट करता है. मींस थ्रू आउट द यूनिवर्स एक फ्लूइड एग्जिस्ट कर रहा है, ईथर. तो सन और अर्थ के बीच में भी ईथर है, तो सन से लेकर अर्थ तक लाइट ईथर के थ्रू आ जाएगी. चलो, ईथर के बाद ये वाली प्रॉब्लम दूर हो गई कि लाइट मैकेनिकल होगी, ईथर के थ्रू आ जाती. एक नई परेशानी थी, भाई अगर ईथर जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है तो उसको प्रूफ तो होगा कहीं कहीं, तो किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी कैलकुलेशन में आएगा. लेकिन उस टाइम का कोई मैथमेटिशियन, कोई एक्सपेरिमेंटलिस्ट ऐसा नहीं था जिसने ईथर डिटेक्ट करा. न कभी कैलकुलेशन में ईथर. भाई किसी भी चीज को डिटेक्ट करने के दो मेथड्स होते हैं. या तो वो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में आ जाए, आपको थ्योरेटिकली आप सॉल्व करें और आपको दिखने लगे कि अच्छा ईथर जैसा कुछ आ रहा है. दूसरा तरीका होता है एक्सपेरिमेंट, जो शायद बच्चों को ज्यादा सीधा समझ में आता है कि एक्सपेरिमेंट किया आपने और एक्सपेरिमेंट में आपको दिख गया कि ईथर है या नहीं. बट किसी ने भी ना तो एक्सपेरिमेंटली कभी ईथर को डिटेक्ट किया, ना थ्योरेटिकली कभी ईथर आया. तो दो लोग थे जो ईथर के कॉन्सेप्ट के बहुत अगेंस्ट में थे, मैक्सवेल एंड माइकलसन मोरले. मैक्सवेल थ्योरिस्ट था, एंड माइकलसन मोरले जो था an experimentalist was against the concept of ether. ये ईथर के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट थे, बिलीव करते थे ईथर जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता. तो आप इस मैक्सवेल वो आदमी है जिसकी थ्योरी से इंस्पायर्ड होकर आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरीज दी थी. शायद टीचर भी था ये आइंस्टाइन का, मैक्सवेल. माइकलसन मोरले वो आदमी था जिसने लाइट की स्पीड मेजर करी थी. जो आप जानते हैं ना, लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है. सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली मेजर करने वाला माइकलसन मोरले था. उसने मेजर करी थी लाइट की स्पीड. दोनों ईथर, दोनों बड़ी हस्तियां थी और दोनों अगेंस्ट थी ईथर के कॉन्सेप्ट. तो ये जो चैप्टर आप पढ़ोगे ये मैक्सवेल की कैलकुलेशन है बेसिकली इस चैप्टर में. तो मैक्सवेल ने
ईथर के कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए कैसे चला वो सारी चीजें आपको स्टडी करनी है कि उसने क्या क्या करा था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने ईथर के कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए एक वेव डिस्कवर करी थी, जो वेव वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है। बाद में जाकर उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया और फिर ये पता चला कि लाइट बेसिकली मैकेनिकल नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कहानी है इस चैप्टर के पीछे, इतना लिखो, फिर देखते हैं मैक्सवेल ने कैसे प्रूव किया, कैसे डिस्कवर करी एक नई टाइप की वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इतना लिखिए जल्दी से, फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए, मैं लिख लिया आपने? यस सर। अच्छा, अब इसको चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए पुराने कुछ कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे, तो जरा पुराना रिवीजन कर लो। एम्पियर सर्किटल लॉ, ये हमने मैग्नेटिक्स में किया था। एम्पियर सर्किटल लॉ आपसे कहता है कि अगर आपके पास एक क्लोज लूप है, और इस क्लोज लूप में से एक वायर पास हो रही है, तो यहां जो मैग्नेटिक, एक क्लोज लूप ले लिया, उसमें से वायर जा रही है, करंट आई, ये वायर कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है इट म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई। तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, P डॉट dl, इट्स म्यू नॉट आई द टोटल करंट आई इनक्लोज बाय द लूप। तो म्यू नॉट इनटू करंट आई, लूप में से जो करंट आई जा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर। दिस इज एम्पियर सर्किटल। एम्पियर सर्किटल लॉ के बाद एक और पुराना हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एंड दैट इज कैपेसिटर का थोड़ा थोड़ा सा यूज करेंगे। सो हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है, विच इज अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में करंट फ्लो नहीं कर सकता, कोई कंडक्शन नहीं होगा, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कंडक्शन करंट जीरो होगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, याद है 20 बैठे हुए हैं, 20 में से किसी एक को भी याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में?
हाँ, कहीं से कुछ आवाज तो आई थी, किसी को याद नहीं है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। चलिए इतना लिखिए, ये लिख लीजिए, सब पुरानी चीजें जिसे हम यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन्वेंट करने के लिए पहला काम करा कि एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूफ किया कि वो गलत है। एक मिनट रुकना है यार, बस एक मिनट। तो देखो, मैक्सवेल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेक्ट करनी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेक्ट करने के लिए मैक्सवेल ने पहला काम किया, एम्पियर सर्किटल लॉ को इनकंसिस्टेंट प्रूफ किया। उसने प्रूफ किया कि एम्पियर सर्किटल लॉ इनकंसिस्टेंट है, इनकम्प्लीट है। फिर उस लॉ को कंप्लीट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट उसने इंट्रोड्यूस किया, डिस्प्लेसमेंट करंट। उसने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट ऐड करते ही एम्पियर सर्किटल लॉ कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, याद रखिएगा, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिटेक्ट करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए पहला काम ये, पहला स्टेप ये किया। तो उसने क्या किया, उसने एक कैपेसिटर लिया, connected to a cell with a key। तो उसने एक सेल लिया, इस कैपेसिटर को उसने एक सेल से कनेक्ट किया, की कनेक्ट की। इनिशियली की ओपन है, कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव, दूसरी प्लेट नेगेटिव। जैसे की क्लोज करी, सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हुआ। तो किसी एक पॉइंट पी पर वो कैलकुलेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। कोई एक पॉइंट पी लिया, इस पी पॉइंट पर वो कैलकुलेट करना चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी। तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए उसने यहां पर एक लूप बनाया। और जो लूप लिया हुआ है, उस लूप का रेडियस इज आर। टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी,
we consider an Amperian loop of radius r. आर रेडियस का आपने एक एम्पीरियन लूप कंसिडर कर लिया मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के, तो आप इसे लिख सकते हैं इट्स क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी आर इज म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब यहाँ जो बी डॉट डी आर होता है ना, इसको इंटीग्रेट, यहाँ पहले देखो आई इनक्लोज कितना है, लूप से करंट कितना पास हो रहा है, आई करंट, तो आप लिख सकते हैं कि जो आई इनक्लोज्ड है दैट आई इनक्लोज्ड इज इक्वल टू आई। बी डॉट डी आर जब आप सॉल्व करेंगे इट्स बी इंटू टू पाई आर विच इज म्यू नॉट आई, और बी कैलकुलेट कर लिया इट्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये सिंपल एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई किया और यहाँ की पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अब एम्पियर सर्किटल लॉ में जो भी रिजल्ट होता है वो लूप से इंडिपेंडेंट होता है, बट लूप क्लोज लूप होनी चाहिए। अब इसकी जगह अगर मैं कोई और लूप भी ले लूं तो रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए, रिजल्ट सेम रहना चाहिए, क्योंकि एम्पियर ने जब एम्पियर सर्किटल लॉ दिया था उसमें सिर्फ यह था क्लोज लूप हो, कोई शेप कोई साइज का डिस्कशन नहीं था। किसी भी शेप किसी भी साइज की लूप लो, अगर लूप क्लोज्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी। तो उसने क्या किया, मैक्सवेल took same capacitor but now an extended loop. सेम कैपेसिटर लिया बट अब जो लूप है वो लूप थोड़ी एक्सटेंडेड है, ऐसी लूप। अब बस लूप का शेप चेंज कर दिया, सेम कैपेसिटर है, सेम सर्किट है, की को क्लोज किया हुआ है, सेम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। पहले उसने सर्कुलर लूप ली थी बट इसके बाद उसने इस शेप की लूप ले ली। मान लो लूप ऐसी है जैसे पानी की बोतल है ना, क्लोज लूप भी तो चाहिए, उसने पानी की बोतल जैसी लूप ली। मान लो इस बोतल को आगे से भी काट दो पीछे से भी काट, एक क्लोज लूप बन जाए। वाटर बोतल लीजिए, आगे और पीछे दोनों साइड से काट दी तो आपको एक लूप मिलेगा विच इज अ क्लोज लूप। तो वो क्लोज लूप उसने कंसिडर कर लिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एम्पियर सर्किटल लॉ में ये फ्रीडम है कि आप लूप कैसा भी लीजिए बस क्लोज होना चाहिए। तो उसने यहां पर एक एक्सटेंडेड लूप ले लिया, लाइक इस टाइप का लूप ले लिया। उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई अगर एम्पियर सर्किटल लॉ सही है तो किसी भी लूप से लो आंसर सेम आएगा, सेम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब ये जो पोर्शन है लूप का और करंट यहां आई फ्लो कर, अब एक चीज और है, एम्पियर ने ये भी नहीं कहा था कि करंट राइट से लेना है या लेफ्ट से लेना है, वो भी आपकी मर्जी है। आप करंट लेफ्ट से भी ले सकते हैं और आप करंट राइट से भी ले सकते हैं। तो आप करंट राइट से ले सकते हो, यहां से मान लो जो करंट है दैट करंट इज राइट से आपने कुछ करंट ले लिया कि कुछ करंट जाएगा आई। अब मुझे बताओगे आप लोग कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में करंट कितना होता है? कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में करंट कितना होगा? 0। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्टर नहीं होता, डाइलेक्ट्रिक होता है, कोई करंट नहीं आएगा। तो अब अगर हम बी डॉट डी आर अप्लाई करें, दैट शुड बी, देखो मैं लेफ्ट से लूंगा तो करंट आई आ जाएगा, सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा यही वाला। लेकिन एम्पियर ने ये थोड़ा ना बताया था कि लेफ्ट से लेना है, हम राइट से लेते हैं, यहां से लेते हैं। तो यहां से तो आई 0 आ गया, बी डॉट डी आर 0 आ जाएगा, बी 0 आ जाएगा। तो दिख रहा है तुम्हें, एक ही पॉइंट है, सेम सर्किट, इसी पी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन आपने सिर्फ ये करा हुआ है लूप्स अलग अलग ले ली, और लूप अलग लेने की वजह से सारी कहानी चेंज। आपने अलग अलग लूप्स ली हुई हैं, अलग अलग लूप्स लेने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो गई, जो गलत है।
भाई ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा कि एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी कि आपने लूप कैसा लिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का तो एक ही एक्सप्रेशन आना चाहिए। दो अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखा रहे हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कहीं कुछ इनकंसिस्टेंसी है। तो ये तो पहला काम था जो मैक्सवेल ने किया एम्पियर सर्किटल लॉ में, उसने इनकंसिस्टेंसी ढूंढी। उसने कहा एम्पियर सर्किटल लॉ इज इनकंसिस्टेंट। इतना लिखिए, इनकंसिस्टेंसी समझ में आ रही है आपको? नहीं सर। नहीं आ रही? देखो, एक पॉइंट P है, इस P पर एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर कर मैंने मैग्नेटिक फील्ड ली, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आ गया। सेम पॉइंट लिया, सेम सर्किट, लूप चेंज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर लॉ सही है तो आप कोई भी लूप यूज कीजिए, आंसर सेम आना चाहिए। आंसर अलग अलग आ रहा है, ये अलग अलग आंसर शो कर रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट है। और डाउट्स बताइए। अब भी नहीं आ रहा समझ में? एक तो ना समझने की वजह ये भी होती है कि एम्पियर सर्किटल लॉ भूल गए। भाई एम्पियर सर्किटल लॉ अगर आप भूल गए हो तो बहुत ज्यादा उसकी डेप्थ में मत जाओ। बस ये बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई। यहाँ करंट आए था तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर हो गया। यहाँ करंट जीरो है तो बी जीरो। लिखिए, दोनों लिखिए, जब हो जाए तो बताइए मुझे, सेटअप करते हैं। और अब भी कहीं परेशानी है तो बताओ मुझे। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ। देखिए, दीज टू वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a single point using two different loops shows that Ampere circuital law is inconsistent। तो दो अलग अलग वैल्यूज बता रही हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ कंप्लीट नहीं है, कुछ कमियां हैं इसमें, इट्स इनकंसिस्टेंट। दिस इनकंसिस्टेंसी can be removed using
कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। सो इस इनकंसिस्टेंसी को दूर करने का एक तरीका है, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट यूज कर इस इनकंसिस्टेंसी को आप दूर कर सकते हैं। दिशान, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, रेड कलर। अब समझो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट आता है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट अराइज ड्यू टू change in electric field and hence electric flux। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसी भी सिस्टम में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, और या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट कैसे करें। ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर को आपने सेल से कनेक्ट कर दिया और आपने एक की है, इस की को जस्ट क्लोज किया। अब जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे चार्ज इंक्रीज होना शुरू होगा। चार्ज इंक्रीज होने की वजह से कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होना शुरू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होना शुरू होगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रांग होने से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से प्लेट्स के बीच में एक करंट फ्लो करने लगेगा जिसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। So due to increase in strength of electric field between plates of capacitor, displacement current flows। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट, अब देखो डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट करने का तरीका है। आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को आप लिख सकते हैं इट्स क्यू बाय ए एप्सिलॉन। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन प्लेट्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। So it's E into A is electric flux, which is Q by A epsilon naught multiplied by A. So this A will cancel this A. तो ये electric flux आ गया, it's Q by epsilon naught. That is equation number 2. चलिए इतना लिखिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।
हमें हो गया? अब देखिए, आप यहां से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट कीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लोगे डी फाई ई ओवर डी टी, ये आ जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ क्यू एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर। सो यहां से डी क्यू ओवर डी टी हो जाएगा डी फाई ई ओवर डी टी, एप्सिलॉन नॉट से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट्स डी क्यू ओवर डी। इस डी क्यू ओवर डी टी को आप डिस्प्लेसमेंट करंट कह सकते हैं। डी क्यू ओवर डी टी को आप डिस्प्लेसमेंट करंट कह सकते हैं। दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। So this is the concept of displacement. Epsilon naught d phi e over d. This is right. तो ये जो डी क्यू ओवर डी टी है चार्ज, इसी को आपने डिस्प्लेसमेंट करंट कह दिया, तो ये एक्सप्रेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब जरा समझिए, इसमें और जो हमने करंट अब तक पढ़ा था उसमें फर्क क्या? हमने आज तक जो करंट पढ़ा था उसमें चार्ज फ्लो करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। यहाँ चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, प्लेट्स पर स्टोर हो रहा है। तो ये करंट किसी चार्ज के फ्लो करने की वजह से नहीं आ रहा, ये करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ नाम करंट का इसलिए है क्योंकि डी क्यू ओवर डी टी है, अदरवाइज जो कंडक्शन करंट हमने आज तक पढ़ा था और इस करंट में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग चीज। हमने आज तक जो करंट पढ़ा था उसमें चार्ज फ्लो करता है, चार्ज मूव करता है तब करंट आता है। यहाँ चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने की वजह से करंट आ रहा है, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। इट्स एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी, दैट्स डिस्प्लेसमेंट। इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ें। मुझे समझिए, इस चैप्टर में डेरिवेशन के नाम पर एक यही चीज है। सर लास्ट वाली इक्वेशन बता दीजिए। जी देखिए, इसको हमने डिफरेंशिएट किया डी बाई ई ओवर डी टी, डी ओवर डी टी इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सो दिस इज 1/एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर डी टी। एप्सिलॉन नॉट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इट्स एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी इज डी क्यू ओवर डी टी। इस डी क्यू ओवर डी टी को आप डिस्प्लेसमेंट करंट कहोगे, दिस इज आई। ये आ गया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी, तो ये आईडी आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी, दैट्स डिस्प्लेसमेंट। चलिए लिखिए, हार्दिक तुमने स्क्रीन का क्यों लिया है अभी? सर वो पता नहीं क्या हुआ, गलती से हो गया एकदम। तो मैं तुम्हें ना लॉग आउट करा रहा हूँ, मेरे लिए लिखना मुश्किल हो रहा है। तुम दोबारा, मैं तुम्हें वेटिंग रूम में डालूं, फिर तुम दोबारा होगे।
चलिए लिखिए। सर अब करूँ इतना? नेक्स्ट देखिए, अब इसमें कुछ चीजें याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट ना सिर्फ डाइलेक्ट्रिक में एग्जिस्ट करता है। डाइलेक्ट्रिक मींस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। अगर आपके पास कंडक्टर है तो कंडक्टर में डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होगा, ओनली कंडक्शन करंट एग्जिस्ट करता है। कंडक्शन करंट एग्जिस्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट इज 0। जब आप डाइलेक्ट्रिक लोगे, डाइलेक्ट्रिक में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा। कंडक्शन करंट 0। डाइलेक्ट्रिक मींस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में कंडक्शन करंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इतना लिखिए, ये याद रखिएगा कहां पर कौन सा करंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये चीज बहुत मैटर करेगी। लिख लिया ना, बस ये 2 स्टेटमेंट्स लिखे थे। तो अगर ये सेल है, ये कैपेसिटर आपने की क्लोज करी, देखिए वायर में कंडक्शन करंट फ्लो करेगा, कंडक्टिंग वायर है। जब वो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आएगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जैक्टली कंडक्शन करंट के इक्वल होगा। मींस अगर ये 2 एम्पेयर का कंडक्शन करंट था, जब कैपेसिटर की प्लेट्स में आएगा तो 2 एम्पेयर का डिस्प्लेसमेंट करंट बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप बहुत यूज करोगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, इसे लिख लीजिए। वायर कंडक्टिंग थी, वायर में जब फ्लो कर रहा था कंडक्शन करंट था, जब प्लेट्स के बीच में आ गया तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट में कन्वर्ट हो। आज इसे यहीं छोड़ेंगे। ये 2 क्लास का टॉपिक होता है, तो होपफुली ये थर्सडे तक हम इसे वाइंड अप कर लेंगे। थर्सडे तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए, वालेकुम।